नमस्कार। चलिए जानवरों में होने वाले रिप्रोडक्शन के इस कमाल के टॉपिक को समझते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड की बायोलॉजी के चैप्टर 2 का हिस्सा है और इसमें हम खासकर इंसानों में होने वाले रिप्रोडक्शन की हर बारीक बात को जानेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जो लाइफ है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपने आप को बनाए कैसे रखती है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना दो मेन तरीकों में छुपा हुआ है। नेचर ने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दो एकदम अलग अलग रास्ते बनाए हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ते कौन से हैं। एक तरफ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी मतलब क्लोन होते हैं। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ज्यादातर दो पेरेंट्स होते हैं, जिससे बच्चों में जेनेटिक वेरिएशन यानी कि विभिन्नता आती है। लेकिन इन दोनों को जो चीज असल में अलग करती है वो एक बहुत ही खास प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना। बस यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो सिंपल एनिमल्स होते हैं ना, उनमें असेक्सुअल तरीके बहुत कॉमन हैं। जैसे कि स्पंज में इंटरनल बडिंग होती है, जिसे जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। या फिर हाइड्रा को ले लीजिए, उसमें एक्सटर्नल बड बनता है। होता यह है कि हाइड्रा की बॉडी पर एक छोटी सी करी निकलती है, वो वहीं से खाना पीना लेती है और जब बड़ी हो जाती है तो अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं, और वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखते हैं कि इंसानों में ये प्रोसेस इतना स्पेशल क्यों है। इंसानों में नेचर ने सिर्फ एक ही रास्ता चुना है, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। इसी के वजह से हम सब में जेनेटिक वेरिएशन आता है, जो हमें बदलते माहौल में सर्वाइव करने में मदद करता है। इंसानों की एक और खासियत ये है कि वो विविपेरस होते हैं, मतलब वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ये उन ओविपेरस जानवरों से बिल्कुल अलग है जो अंडे देते हैं। विविपेरस होने का मतलब ये है कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट माँ के शरीर के अंदर होता है, जहां उसे प्लेसेंटा से लगातार सारा पोषण मिलता रहता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? चलिए शुरुआत करते हैं इसमें शामिल सिस्टम से, और सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम आसानी से 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो मेन काम करता है। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट्स, जो एक रास्ते की तरह हैं। और तीसरा है ग्लैंड्स, जो कुछ जरूरी लिक्विड्स बनाते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी टेस्टिस, उसके 2 बहुत जरूरी काम हैं। एक तो ये मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाता है, और दूसरा ये सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है। और ये दोनों ही रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या आपको पता है कि सीमेन में स्पर्म सेल्स असल में सिर्फ 10% होते हैं? जी हाँ, बाकी का जो 90% हिस्सा है वो तो ग्लैंड से निकलने वाले लिक्विड्स का होता है। यही लिक्विड स्पर्म को जिंदा रखते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग पार्ट्स देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक नई जिंदगी को बनाने का ये पूरा सफर कितना कमाल का होता है। ये पूरा सफर ही समझिए कि इस चैप्टर का रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है गैमीट्स के बनने से, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है, फिर उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, और आखिर में बच्चे का जन्म होता है, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं। और यही सवाल इस चैप्टर के असली मतलब को दिखाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ एक सेल से एक पूरी जिंदगी बनने का यह सफर आखिर कितना कॉम्प्लेक्स और कितना अद्भुत है।